अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि फाइनली पेपर होने जा रही हैं और सबसे पहले तो ये ख्वाहिशात हैं सबके लिए, मेरे लिए और वो सब जो मेहनत कर रहे हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक कुरान पाक की जैसे आयत है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो ऑप्टिमिज्म के साथ पेपर दीजिए। और हम एक ब्रीफ सी एक वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पेपर में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। काफ़ी इसमें क्वेश्चंस आ रहे थे कि सारे अटेम्प्ट करने हैं नहीं करने, तो इसी वजह से आज कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि व्हाट टू डू, हमने करना क्या है। नेक्स्ट है यूनिकनेस ऑफ दिस एग्जाम, कि इस एग्जाम की यूनिकनेस क्या है। थर्ड वन है पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक्स, मैक्सिमम हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और इसी के साथ जो हमारे पास और है कि हमें सारा पेपर ही सॉल्व करके आना है या हमने कोई चीज़ें स्किप करनी है। और दूसरा ये है कि इसका मेरिट कितना आ जाएगा, और ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें हमारा मेरिट कितना होगा और कहाँ पर जाके रुकेगा और हमें कितने हल करने चाहिए। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हम इस सिलसिले में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि टॉप प्रायोरिटी क्या है। इस वक्त की जो टॉप प्रायोरिटी सबसे पहले तो जो है वो आपका एडमिशन लेटर है, आप उसका प्रिंट आउट ले लें। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आखिरी दिन पे बड़ी परेशानी हो जाती है। आईडी कार्ड नहीं मिल रहा होता, उसको संभाल के रखें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी कर दिया गया है, तो डेफिनेटली अगर एक डोज भी इसमें हो चुकी है तो सर्टिफिकेट आई थिंक इशू कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसमें वैक्सीनेशन करवा के एक डोज का सर्टिफिकेट ले लें। तो इसमें क्योंकि क्लियर कट मैसेज आ चुका है उनका, तो मे बी इसमें स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो। अच्छा, सेंटर वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जिनका मॉर्निंग में पेपर है। अगर आप जानते हैं सेंटर को, आप पहले कोई एग्जाम वहाँ पे देख चुके हैं या आपका अपना सिटी है, तो फिर वेल एंड गुड, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं वो किसी और से कंफर्म कर लें, किसी से पूछ लें, लोकेशन उसकी देख लें। तो मतलब एक वेरीफाई होना चाहिए कि मेनली हमने जाना कहाँ पे पेपर वाले दिन। एसेंशियल स्टेशनरी में देखें तो हमारे पास जो ब्लैक मार्कर होता है, तो ब्लैक मार्कर है, लेड पेंसिल आप लेके जाना चाह रहे हैं, ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं तो आप उसको पहले कर लें। और फाइनली जो है वो वाटर बॉटल, क्योंकि वाटर वहाँ पे अलाउ नहीं होगा और ये भी इंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं बज़ाहिर, लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें तो टॉप प्रायोरिटी पे पहले कर लें। इस वक्त दो चीज़ें हैं, एक हमने क्या करना है और दूसरा हमने क्या नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या नहीं करना। सबसे पहले जो है न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने को ज़रा गुरेज करें। अब जो हो चुका था, जितनी तैयारी हो चुकी है वेल एंड गुड, उसी पे ही गुजारा करें। और अवॉइड करें कि आप न्यू बुक्स परचेज इस वक्त ना करें। कोई न्यू नोट्स जो है, अगर आपको लगता है कोई 8-10 पेजेस 12 पेजेस हैं तो वेल एंड गुड, बट कोई एक्सटेंसिव सी किताबें न्यू स्टार्ट ना करें। और दूसरा, डिस्कशन को अवॉइड करें। अब चीज़ों को डिस्कस ना करें, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो उसमें आप मजीद जो है वो कम्प्लेक्स होते जाएंगे और प्रॉब्लम इसमें बढ़ते जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ करें कि जो न्यू कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस ना करें, और जो पढ़ चुके हैं, जो आपके पास अपने नोट्स हैं, जो आपके पास अपनी बुक्स हैं, तो आप उन्हीं पे ही जो है वो मेनली रिवीजन करें। अब हमने करना क्या है। आज जो है वो 4 दिन बाकी हैं, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को संडे को पेपर है। तो इसमें सिर्फ एक ही रूल है, रिवाइज रिवाइज और रिवाइज। अब रिवाइज कहाँ से करना है? सबसे पहले तो ऑथेंटिक सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ग्रामर बुक है, कोई ग्रेजुएशन की है, इंटर की है, रन मार्टन है, कोई भी है, तो आप उससे रिवाइज करें। आप जो आपके अपने नोट्स हैं, आपने अपने बनाए हुए हैं, कोई प्रिंट आउट किए हुए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ऑनलाइन से भी ज़रा गुरेज करें, क्योंकि ऑनलाइन भी फिर प्रॉब्लम करते हैं, पढ़ा नहीं जाता, फिर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, ज़रा ऑप्टिमिस्टिक रहें, होपफुल रहें, काम रहें और सुकून से, ठीक है पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से। अब इसमें एक चीज़ है, यूनिकनेस ऑफ दिस एग्जाम, ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। पीपीएससी की हिस्ट्री में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश का आज तक नहीं हुआ। तो ये पहली बार होने जा रहा है। तो डेफिनेटली जितने भी मॉक एग्जाम मैंने लिए हैं और टीचर्स ने लिए हैं, जिसने भी लिए हैं, तो डेफिनेटली वो एक प्रिडिक्शन है, वो एक गेस है
ओरिजिनली पेपर में क्या आने वाला है, उसकी रेशियो क्या होगी, परसेंटेज कितनी होगी, तो डेफिनेटली वो हम में से कोई भी नहीं जानता। तो चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी हैं, तो आप उन्हीं को देखें तो ये चीज़ इसमें हो जाएगी। और तो इस वजह से ये यूनिक है कि ये पहली बार होने जा रहा है। इवनिंग वालों के लिए थोड़ा सा एज ये होगा कि उनका ये दूसरा एग्जाम होगा, ये पहला मतलब फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी कि रेशो क्या थी, कॉम्प्रिहेंशन आई थी नहीं आई थी, क्या चीज़ें थी। तो डेफिनेटली इसमें यूनिकनेस तो मौजूद है एग्जाम में। जबकि पेपर 2 तो एज यूजुअल हम पहले भी उसमें अपेयर होते रहते हैं। अब बात करें तो इसमें जो हमारे पास, क्योंकि एक हमारे पास टीम होता है और 4 उसके साथ होते हैं डिस्ट्रैक्टर, और फोर्थ वन इन्होंने कर दिया है नन ऑफ दीज। अब जब नन ऑफ दीज हुए तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी जो है वो हमारे पास बढ़ गई है। लेकिन यही है कि इसमें जो है वो जवाब तो गारंटीड है, इन चारों में से है। अगर 3 में से नहीं है तो नन ऑफ दीज डेफिनेटली, और वो उसी वक्त हम जाते हैं जब हमें 100% श्योरिटी होती है। अब इसमें एक बात ये होती है कि लकी गैस अगर आप करके आ जाते हैं वेल एंड गुड और आपके ठीक हो जाते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन पेपर होता है इसको लेने का मतलब ही यही होता है कि ये डिफिकल्ट है। इन्होंने जज करना है, इसी पे ही फिर आगे स्कोरिंग होनी है, इसी पे एलोकेशन होनी है। तो डेफिनेटली ये एक इंडीड एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट हो जाता है। कुछ चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब एक फैक्ट की मैं बात इसमें आपको करता चलूं कि जितने भी पेपर बनाते हैं, इवन जब मैं इसमें बना रहा था, अगर टाइम ज़्यादा होता है तो चीज़ों को मैक्सिमम रीफ्रेज करते रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो अगर उसमें है और इसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसकी क्वेश्चन को रीफ्रेज कर लेंगे, उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, इवन आंसर चेंज हो जाएगा तो कंप्लीटली क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दो, मेरे माइंड में अभी आ रही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमेशा आता रहा कि कब पास होगी, तो 12 मार्च ये बड़ा कोई 50 बार जो है वो क्वेश्चन आ चुका था। अब ये 2020 और 2021 में ये 3 बार क्वेश्चन आया, इससे प्रेजेंट कब किया गया, तो 7 मार्च, 5 डेज की इसकी डिबेट है। तो क्वेश्चंस को रीफ्रेज भी किया जाता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि पेपर एज इट इज कॉपी पेस्टेड कहीं से उठा के दे देंगे हमें। तो डेफिनेटली एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है वो काम कर रहा है। तो सिंपली जो है वो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को मेमोराइज ना करें, बल्कि उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो चीज़ें हैं क्या और बेसिकली उनके रूल्स क्या हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर जब पेपर में हम जाते हैं तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है उनको केयरफुली रीड करें। पेपर कोड हमने फिल करना होता है, आप उसको टाइमली फिल कर लें, क्योंकि आप हर एग्जाम में देखेंगे रिजल्ट के नीचे 8-10 बंदे जो है वो नॉट क्वालिफाइड हुए होते हैं, उनको डिसमिस कर दिया जाता है कि उन्होंने जो एक्यूरेट पेपर कोड था वो फिल नहीं किया था, तो जिस वजह से उनको मार्किंग नहीं की गई और वो डिस्क्वालीफाई ना उनका रिजल्ट अनाउंस होगा। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को टाइम दे लें। पेपर जैसे उसमें लिखा हुआ है हमारे पास अटेंडेंस टाइम, तो अटेंडेंस टाइम 30 मिनट का होता है, तो कम से कम 15 मिनट तो आप पहले जाएं ताकि सेंटर में आप रिलैक्स हो जाएं, वहाँ पे चेयर पे देख लें इधर उधर का माहौल। दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट होता है, अब ये हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है कि आप जो है वो पैसिव रीडर हैं, आप एक्टिव रीडर हैं, आप बहुत जल्दी पढ़ते हैं, आप उसको स्किमिंग करते हैं, आप स्कैनिंग करते हैं। तो ये सबकी अपनी कैपेबिलिटीज है, लेकिन डेफिनेटली टाइम तो 90 मिनट्स का है। तो इसको आपने जैसे आपकी जो फिजिबिलिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल 10 मिनट पहली रीडिंग के देने हैं तो कोई सवाल हल नहीं करना, इतने देर में दूसरी रीडिंग कर लेनी है। तो और दूसरा कुछ पेपर को देख के भी अंदाजा होगा कि हमने इसकी डिवीजन किस तरह से करनी है। तो इसको बड़े एहतियात से प्लान करना है, क्योंकि ये पेपर 100 मार्क्स का है और ये पहली बार हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम का इशू हो सकता है, थोड़ा नहीं ज्यादा हो सकता है वैसे। अच्छा, जब पेपर जैसे ही हमारे पास आता है तो इसमें मैं तो सिंपल अपनी स्ट्रेटेजी इसमें बताऊंगा और आप इसको डिफर कर सकते हैं, ये पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले आपने एक बर्ड्स आई व्यू लेना है पेपर का, कि बेसिकली पेपर में आया हुआ क्या है। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें। पेंसिल रखते हैं, बबल शीट साइड पे रखें, उसे कुछ नहीं करना। तो सिंपल जो है वो फर्स्ट रीडिंग देनी है, क्वेश्चन देखते जाएं। मतलब अगर हमने पढ़ना शुरू किया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिनोनिम्स का है, फिर सिनोनिम्स है, फिर ईडियम आ गया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, एनोलॉजी आई हुई है। तो मतलब उसके क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप एक्टिव रीडर है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर इसमें आपको इशू आता है तो लेकिन एक ग्लिम्स आपने लाजमी लेनी है, चाहे आप वो 5 मिनट में कर लें, थोड़ा सा रीडिंग करके करना है तो 10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम आप ना दें। लेकिन इसका एक ही आपने अटेम्प्ट, कुछ भी नहीं करना, उसमें से कोई बबल फिल नहीं करना। मतलब फर्स्ट 10 मिनट जो है वो आप पेपर को रीड आउट कर लें,
5 मिनट लगाते हैं, 5 मिनट लगा लें, 10 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट तो बहुत ओवर हो जाएगा, तो 10 मिनट मैक्सिमम है। तो इसमें आप कर लें और फिर आप जो है पेपर को रीड कर लें, और अटेम्प्ट आपने कोई नहीं करना। अब अगेन हम स्टार्ट करते हैं दोबारा रीडिंग। अब जाहिर इसी पर थोड़ा पैसिव हो जाएंगे। अब हम जरा स्लो उसको पढ़ेंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन को देख चुके होंगे। अब भी इसमें लेकिन स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखनी है, कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पहले कर लिया, तो जहां जहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया हुआ है तो आप उसको ढूंढते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं। अब सॉल्व कैसे करना है उसको भी आगे देखते हैं, कुछ उसके भी तरीके हैं। और जो इसमें इजीएस्ट क्वेश्चन है उसके बबल साथ साथ फिल करते जाएं। तो जिसका भी जो बबल फिल करना है तो उसका बबल फिल कर दें, एंड पे नहीं छोड़ना कि इसको एंड पे कर लेंगे। तो इसमें यह है कि फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग जिसमें हमने जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं, तो मैक्सिमम हमने 40 मिनट तक इसे कंप्लीट करना होता है, ताकि हमारे पास 50 मिनट्स बच जाएं, फिर हमें सोचने का टाइम मिले, फिर रिवीजन का। इसमें ज़रूरी नहीं है आप 10 क्वेश्चन करते हैं, 20 करते हैं, 30 करते हैं, लेकिन अब ये होगा कि आपका पूरा पेपर जो है वो थॉरोली रीड आउट हो जाएगा, और जो सबसे जो आपको एग्जैक्ट आते होंगे वो भी हल हो जाएंगे। और कहीं आपको जो है वो लग रहा है कि अच्छा ये इसके दो ऑप्शन है, तो उनको भी लेड पेंसिल से बहुत छोटा सा निशान लगाना है, क्योंकि बाय रूल जो है इसको मना किया गया, आप पेपर पे नहीं लिख सकते, सिर्फ आखिर पे रफ अमल होता है वहां पे लिख लें, या जो भी आपको फिजिबल लगे, ज्यादा बड़े बड़े ना लिखें कि ये ना हो कि फिर जो है वो सुप्रीडेंट आके इंसल्ट करना स्टार्ट कर दें। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, और अपनी रोल नंबर स्लिप पे बिल्कुल नहीं लिखना। ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि रोल नंबर स्लिप पे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बाजू का तो स्लिप बाहर ले लेते हैं, फिर तो उसमें चला गया। अगर वो स्लिप साथ जाने भी दें तो कभी भी रोल नंबर स्लिप पे नहीं लिखना। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी डिग्रेड ना करें कि एग्जामिनेशन हॉल में आके आपको निगरान सुनाए या सुप्रीडेंट सुनाना शुरू कर दे। जब एक रूल बना हुआ है कि आप रोल नंबर स्लिप पे नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते, बस दैट साल हमने नहीं लिखना। हमें रफ अमल जो है वो दिया गया है, उसकी साइड्स हैं, नीचे जगह बची होती है, तो जो भी चीजें हैं तो किसी भी सूरत में रोल नंबर स्लिप पे आपने नहीं लिखना। नेक्स्ट इसमें जो है बात करें तो ये मैंने पहले ही बात कर दी कि बबल शीट जो है वो साथ साथ फिल करनी है, कभी भी ब्लंडर नहीं करना कि इसको एंड पे करेंगे। एंड पे ठीक है, जो मुश्किल होंगे वो एंड पे करेंगे, लेकिन जो बहुत इजी हैं, जो सेकंड रीडिंग में आप कर रहे हैं, उनको साथ साथ करते जाएं। बारहा ऐसा होता है कि हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं, 100 नंबर का पूरा कर लेते हैं, बहुत अच्छा हमने हल किया होता है, लेकिन फिर बबल फिल करने का टाइम ही नहीं होता, या फिर हम फिर गलत फिल कर रहे होते हैं, कहीं बाहर निकल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली OMR शीट है, कंप्यूटर ने चेक करनी है, तो उसमें कोई ह्यूमन तो है नहीं, तो उसमें जो गलत फिल है तो डेफिनेटली हमारा गलत काउंट होगा। तो इसमें ये जो है वो मिस्टेक भी नहीं है, ये ब्लंडर है, ये नहीं करनी आपने। और जो साथ साथ है उनको करते जाना है, जो डिफिकल्ट है वो डेफिनेटली एंड पे हो जाएंगे। अच्छा, ऑल ऑफ दीज ये पहले ऑप्शन हुआ करता था, अब तो बहुत रेयर है कि लास्ट दो पेपरों में एक या दो आए तो उनका जवाब ही ऑल ऑफ दीज था। अगर उसमें दो हमें पता हो तो पहले तो हम यही करते थे कि इसमें हमें दो आते हैं और तीसरा समझ नहीं आ रहा और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, तो डेफिनेटली जवाब ऑल ऑफ दीज ही होगा, या ऑल ऑफ द अबव जो भी उसमें जवाब बनेगा, तो ये तो इजी था। लेकिन अब जो आया है नन ऑफ दीज, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। नन ऑफ दीज की तरफ हम उसी वक्त जाते हैं जब 100% हम श्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एजुकेशन का पेपर हुआ लेक्चरर का, और उन्होंने पूछा जी रीमा बिनते बंदर जो है वो फर्स्ट एम्बेसडर हैं लेडी जो USA की तरफ गई, ये किस मुल्क की हैं? ऑप्शन थे यमन, सीरिया और लेबनान, और नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली जिसको पता था कि वो सऊदी अरेबिया से ताल्लुक रखती हैं तो वही नन ऑफ दीज की तरफ जाएगा। अदरवाइज जिसने गेस करना है, जो बिल्कुल अननोन है, उसको नहीं पता कि ये लेडी कौन है, किस मुल्क से गई है, तो डेफिनेटली वो किसी न किसी कंट्री को ही टिक करेगा। तो नन ऑफ दीज जो है ये मोस्ट ट्रिकी इन्होंने कर दिया, हालांकि ऑप्शन 3 हो गए हैं। और ये भी नहीं है कि इसमें नन ऑफ दीज का जवाब नहीं है, हर पेपर में 8 से 10 नन ऑफ दीज डेफिनेटली आ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं करना कि अगर आपको 100% श्योरिटी है और आपको लग रहा है कि कोई नहीं है तो आप डेफिनेटली नन ऑफ दीज की तरफ सेफली जा सकते हैं। बट इट इज़ अ ट्रिकी पार्ट, ये सबके लिए ट्रिकी है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो इसका ध्यान करना है, और इसमें 100 के 100 ऑप्शन के साथ नन ऑफ दीज ही होगा चौथा ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं गेसिंग की।
अब जब हमारे पास कोई पेनल्टी नहीं होती, फॉर एग्जांपल एफपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हम एनटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, हम 100 के 100 कर देते हैं, लेकिन जब हमें पेनलाइज किया जाए तो फिर डेफिनेटली हम गेसिंग की तरफ नहीं जाते। तो इसमें हम फिर ये कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रिक्स यूज कर लें जहाँ पे इशू आ रहा है, तो अब हम उन्हीं की बात करते हैं। अब इसमें मेनली हमारे पास 3 मेथड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड वन इज रिवर्सल मेथड। तो ये आपको इन डिटेल वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप सर्च आउट कर लें, आप इनको देख लें। तो इंग्लिश के पेपर के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 टेक्निक्स ज़्यादा वर्क करेंगी, एक डायरेक्ट और सेकंड वन इज एलिमिनेशन। रिवर्सल जो है यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, तो इसमें एज सच जो है वो रिवर्सल वर्क नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड हमारा कहाँ कहाँ लग सकता है? नरेशन है, वॉइस है, करेक्शन है, मिसस्पेल वर्ड है, एटीएम, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के ऊपर हमारा डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई होगा, और हम इसी से ही करेंगे डेफिनेटली। और इससे अगर हम करते हैं तो इससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक जो है वो क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बनाना है हमने इसका। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको डायरेक्ट मेथड से हल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है, पैसिव वॉइस ऑफ द बॉय हैज रंग द बेल। अब बजाय इसके कि हम ऑप्शन की तरफ जाएं, हमने ऑप्शन की तरफ नहीं जाना। हमने करना क्या है इसमें, हमने सबसे पहले जो इसके रूल्स हैं वो रिकॉल करने हैं। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली द बेल। अब ये हैज आया है तो हैज बीन हो जाएगा, The bell has been rung by the boy। अब हम इसका जो है वो यहाँ पे आप लेड पेंसिल से लिख लें, आप रफ अमल पे लिख लें, जहाँ पे आपको इजी लगता है आप इसको लिखें, मतलब आपने ऑप्शन कोई नहीं देखना। अब पढ़ना शुरू करते हैं कि द बॉय हैज बीन बीइंग रंग, इट मीन्स ये हमारा जवाब नहीं है। द बेल वाज बीइंग रंग बाय द बॉय, तो ये वाज इसमें यूज हुआ है, हमारे पास हैज बीन होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये आंसर भी नहीं है। थर्ड वन हम देखते हैं, द बेल वाज रंग बाय द बॉय, डेफिनेटली ये वाज है, तो यहाँ पे भी नहीं है। इट मीन्स ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं, और नन ऑफ दीज जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मतलब डायरेक्ट मेथड का फायदा ये होता है कि आप सबसे पहले अपना रिकॉल करते हैं, तो रिकॉग्निशन की तरफ नहीं जाते। इसमें 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक रिकॉल और रिकॉग्निशन। तो इसमें वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप देख लें रिकॉल क्या होता है, रिकॉग्निशन क्या होता है। मेनली हम रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने रिकॉल किया, अपना रूल जो था हमने इसका अब खुद पैसिव वॉइस बना लिया, और जब हमने चेक किया तो इसमें तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो डेफिनेटली हमने नन ऑफ दीज कर दिया, और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नरेशन का। शी सेड आई डू नॉट वेस्ट टाइम। अब शी सेड है तो सिंपल एक जो फिक्रा है, तो सेड दैट हो जाएगा, तो आई है तो इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म शी हो जाएगी, डू है तो ये डिड नॉट हो जाएगा। अब देखें पहला फिक्रा, अब हमने फिक्रा अपना जो है वो अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि ये फिक्रा हमारा ठीक है, जो हमारे पास जो रूल्स मुझे आते थे उसके मुताबिक मैंने ठीक कर लिया। अब शी सेड दैट शी डू नॉट, डेफिनेटली ये जवाब नहीं है। शी सेड दैट शी डज नॉट, तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें टेंस चेंज होना है। नेक्स्ट है शी सेड दैट शी डिड नॉट वेस्ट टाइम, और लास्ट वन है शी सेड टू मी। अब ये इसमें एडिशनल हो गया, तो अब और इसमें दैट भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास आंसर सी है। इट मीन्स पहले रिकॉल कर लें, पहले अपना फिक्रा बना लें, अपना उसको अंदाजा लगा लें, फिर उसमें ऑप्शन चेक करें। नेक्स्ट देखें, फॉर एग्जाम्पल चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। अब हमने करेक्शन करनी है। अब हमें एक ग्लिम्स जब हमने लिया तो हमें पता चल गया इसमें कमेटी है, तो बजाय इसके कि हम एक एक ऑप्शन देखें, हम अपने माइंड में इसके स्पेल या रफ पे जो है इसके स्पेल लिखते हैं कि मेरे माइंड में कौन से स्पेल है, तो ये स्पेल है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली इससे मैच कर रहा है। सेकंड वन देखें, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास ए ऑप्शन है। चारों को चेक किए बगैर आंसर टिक नहीं करना, चारों एक बार वेरीफाई जरूर कर लेने। आप 100% श्योरिटी है फिर भी आप उसको वेरीफाई करें, फिर अपना आंसर लगाएं, और इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इस तरह से ईडीएम से हैं, इसी तरह से बाकी जितनी चीजें हैं, इसमें फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उसमें अगर कोई उसने पूछ लिया, अगर उसने पूरी नरेशन दे दी है
कि अ वुमेन जो है वो जो शादी नहीं करती स्पिंस्टर कहलाती है, तो हमें पहले ही वो माइंड में आ गया जी स्पिंस्टर इसका जवाब होना चाहिए, या उसने कोई हमें दे दिया सेलिबेसी दे दिया, तो अब इसका मतलब क्या है, हम अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हैं। पहले डायरेक्टली हम अपने नॉलेज को रिकॉल करें, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज करें। तो इसमें ये चीजें हमारे पास हो सकती है। अगर डायरेक्टली हम इसके ऑप्शन पे जाते हैं तो इसमें कंफ्यूज और पजल होने का थोड़ा खतरा होता है। अब जैसे ये फिक्र है तो इसमें ऑप्शन की तरफ आपने नहीं जाना, तो सबसे पहले देखें माय फ्रेंड अकरम, चलो इसमें लिव्स इन कराची, तो इसमें जो है इसकी बात हो रही है तो हु आ जाएगा, तो डेफिनेटली पहला हुज ये नहीं हो सकता, दैट नहीं हो सकता, तो इसमें ही जो है सब्जेक्ट फॉर्म भी नहीं आएगी, तो डेफिनेटली हु लिव्स इन कराची, जो कराची में रहता है, तो पहले रिकॉल करें और फिर रिकॉग्नाइज करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन मेनली हम यूज करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, वर्ब के, एडजेक्टिव के, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करें, तो एक जो आपको आता है या तो बेस्ट जो आपके पास है आप उसी की तरफ जाएं। अगर यहाँ पर देखें व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ निम्बल, अब इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि अमूमी तौर पे जब सवाल दिया जाता है तो एक हमारे पास जो है वो सिनोनिम होता है इसी का, बाकी या तो एंटोनिम यूज किए होते हैं या फिर आपस में वो इंटरलिंक होते हैं। आप प्रीवियस पेपर में चेक कर लें, आप बुक्स में चेक कर लें, हर जगह पे यही रूल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल डेड मतलब जो मर चुका है, लिवली जिंदा दिल, इसकी बात करते हैं। फैटल मोली, ये भी जाहिर सी डेथ से रिलेटेड है, ऐसी बीमारी जो जानलेवा साबित हो, इट्स कॉल्ड फैटल। तो अब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड, इट मींस ये दो हैं हमारे पास, ऑल ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो दोनों एक जैसे हो गए। और कैटास्ट्रॉफिक डेफिनेटली ये भी तबाही की तरफ जाता है और एक फैटल और उसी सेंस में आता है। तो अब ये तीनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे, जबकि एक ऐसा है जो इनसे हटके है। तो हम ये तरीका कर सकते हैं, इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन को, और जो बचता है या हमारे पास दो बच जाते हैं तो वो हमारे पास उसमें ऑप्शन आ जाते हैं। ये मोस्ट ट्रिकी है और इसमें हर बंदा अपनी स्ट्रेटेजी लेके चलता है। तो इसमें आप कोशिश करें कि आप अपनी स्ट्रेटेजी जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको आइडेंटिफाई करें। अब नेक्स्ट है कैंडिड। अब इसमें हमने अगेन सिनोनिम बताना है, तो ब्राइट, फ्रैंक, लुमिनियस, अपेरेंट। अब लुमिनियस ये रूट वर्ड है, LUM, ये लाइट से है, ब्राइटनेस से, और ये ब्राइट, ये डेफिनेटली ये दोनों एक ही कोर्स ऑफ एक्शन पे हैं। अब अपेरेंट और फ्रैंक, अब ये दो बचते हैं हमारे पास। अब इन दोनों में से या तो गेस करना है या हमें आता है, तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ जाएंगे। और इसमें ब्राइट देखें तो ये वाजे, और अपेरेंट जो ये नजर आ रहा हो तो ये किसी सेंस में मिलते जुलते महसूस होते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये इंतहाई जो है वो कंसिस्टेंट रहने वाला प्रोसेस है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। तो फ्रैंक इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अगर फ्रैंक और अपेरेंट दो में गैस करना है तो फिर भी डेफिनेटली आप गैस की तरफ ही जाएंगे। अब इसमें एंटोनिम है विनॉल, और इसमें सिंसियर और ट्रस्टवर्दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नन ऑफ दीज। अब ये चार ऑप्शन है। सिंसियर जो है वो मुखलिस, और ट्रस्टवर्थी जिसपे इत्माद किया जा सके, तो कहीं ना कहीं ये एक ही सेंस दे रहे हैं। ये पास पेपर से इसका फोर्थ वन ऑप्शन मैंने रिमूव किया है, तो ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, तो ये आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब जवाब कहाँ पे रह गया हमारा, या तो फिर नन ऑफ दीज है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको, जैसे इसमें इसका आंसर है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब जो है वो कॉमन है। अब कहीं सिनोनिम्स में आ जाए तो डेफिनेटली हम इसकी तरफ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह के जो है वैसिलेटेड मेथड होते हैं कि हम एक चीज़ों से कई चीज़ें यूज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो सबसे मेजर चीज़ है वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप पेपर कैसे हल करते हैं, आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। अब आपकी जो अपनी स्ट्रेटेजी, किसी और की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करनी। जो आपकी अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ हैं आप उन्हीं को ही पॉलिश करें, तो उसी से ही आपने मैक्सिमम स्कोर करना होता है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगें, जो आपको फिजिबल लगें, तो आप अडॉप्ट करते जाएं, अदरवाइज आप स्किप करते जाएं। अब बात आती है कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए। सबसे पहले तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने 70 करके आने हैं, 80 करके आने हैं, जितने भी करके आने हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि जब पेपर सामने आएगा तभी हमें पता चलेगा, कि पेपर को देखने के बाद हम बात करेंगे जी इतने हमें आते हैं और इतने नहीं आते।
तो इसमें एक ये है कि आप 70 प्लस तो कम से कम करके आए, क्योंकि इसमें मेरिट थोड़ा नहीं, काफ़ी हाई होने वाला, थोड़ा हाई नहीं होने वाला। तो कम से कम 70 प्लस तो होने चाहिए, ये बहुत मिनिमम करके मैं बता रहा हूँ। तो आप कोशिश करें, जहाँ पे 2 का गैस लगता है तो आप 2 का भी गैस लगाएं, जहाँ पे कोई एलिमिनेट हो रहा है तो जो भी आपको सही लग रहा है तो आप कोशिश करें 70, 80, 85 तक इतने करें। जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100 पूरे करके आए। अब ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी आप 100 के 100 कर दें, 4 आपके गलत होंगे तो एक जाहिर सी बात है तुक्का भी लग जाएगा, तो वो बराबरी हो जाएगी। अगर आपने 20 जो है वो तुक्के लगाने हैं तो आपके 16 गलत हो गए हैं, 4 जो है वो ठीक हो गए, तो डेफिनेटली आप बराबर हैं, आप वहीं पे खड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो सवाल छोड़ना चाहिए, या मैं वो छोड़ता हूँ जो बिल्कुल अननोन होता है, जिसमें किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही होती कि इसकी सेंस क्या है, इसका जवाब क्या हो सकता है, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली उस सवाल को हमें स्किप करना चाहिए। इतना जो है वो गैस नहीं लगाना चाहिए। जहां हम एलिमिनेट हो रहे हैं, 1 या 2 ऑप्शन जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे हमें एलिमिनेट भी कर देना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप 100 पूरे करके आए, और ये भी नहीं है कि आप 40-50 पे रुक जाएं। तो इससे तो कम से कम आपने आगे ही जाना है, 70 टू 90 के दरमियान में कहीं रेंज जो है वो फिजिबल होगी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड मेरिट की। एक्सपेक्टेड मेरिट जो होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ना किया करें, इसमें किसी को कोई आइडिया नहीं होता। इवन जब पेपर हो जाएगा उसके बाद भी इसका आइडिया नहीं होगा एग्जैक्ट, तो अंदाजे ही लगाएंगे, तुक्के मारने हैं तो वो तो कोई भी मार सकता है। तो आप खुद बता दें जी 60 का मेरिट होगा, 70 का मेरिट होगा। इसका जो क्राइटेरिया है, यूनिकनेस की जो मैंने बात की, इसकी एक और यूनिकनेस है कि इसके 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 नंबर से पास होना है, फिर 50% पे जो है वो आप क्वालिफाई करार पाएंगे, और फिर 1:5 की रेशो से आप हमारा लिस्ट में नाम आएगा। तो इसमें हमने बहुत से प्रोसेस से गुजरना है, तो इसको मैंने कम्प्लीटली जो है इंग्लिश की वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसमें कोई एक्सपेक्टेड मेरिट अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह से हमारी तादाद है, तो वो डेफिनेटली एक्सटेंसिव है। तो मेरिट इतना लो भी नहीं होगा और इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होगा। तो इसमें यही है कि आप खुद पे यकीन रखें, और जो चीज़ें हैं आप उनको प्लान करें, रिवाइज करें, नई चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, खुश रहें। और जो पेपर कैंसिलेशन की बातें हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही प्लानर से रिमूव किया गया है, ना ही स्लिप से रिमूव किया गया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, रिवीजन पे फोकस करें, और मजीद जो डिस्कशन है या जो आपके कम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनसे अवॉइड करें। बाकी जो टेक्निक और जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उसको आप अडॉप्ट कर लें, और जो आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसको आप स्किप कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।